आज की बाबा साहब की जयंती में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सम्मानित विधायक जी, तो सम्मानित मंच और इस सभा में समस्त उपस्थित लोगों का मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। मैं वो बात करना चाहता हूं निजीकरण के ऊपर, क्योंकि अध्यापक होने के नाते मेरा एक फर्ज भी बनता है कि जिन बच्चों को हम पोषित करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को हम तैयार करते हैं, आगे जाके उनका भविष्य उस हिसाब से निर्धारित होता है। अध्यापक को हमेशा एक आदर्श माना जाता है, भविष्य का निर्माता माना जाता है। उसके तहत मैं निजीकरण के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा और एक सवाल में समाज के बीच वो छोड़ना चाहता हूं कि इस निजीकरण का क्या प्रभाव होने वाला है। एक और अगर हम देखें तो जिस हिसाब से हमारा देश प्रोग्रेस करता है या हमारी जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है कि केंद्रीय कर्मचारियों से लेकर राज्य कर्मचारियों का 6-6 माह में हम अपना दैनिक भत्ता बढ़वा लेते हैं, सरकार की ये नीति है। और अभी वर्तमान में हम 7वें वेतन आयोग के तहत चल रहे हैं, उसी आधार पे हमारा महंगाई भत्ता बढ़ता जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस महंगाई में, इस वर्तमान परिस्थिति में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से महंगाई निर्धारित होती है, तो चीजें महंगी होती जा रही हैं। और वही जो ये निजीकरण है, तो इस निजीकरण से क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है। एक और हम निजीकरण से सारे काम जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं विद्यालय का ये उदाहरण लूं तो हमारे विद्यालय में 4 फर्स्ट MSc करके एक बच्चा स्टूडेंट्स, उसके बाद बीएड भी वो करता है, टीटी क्वालिफाई करता है, सीटीटी क्वालिफाई करता है, उसके बाद उसको गेस्ट टीचर में नियुक्ति दी जाती है और उसका वेतन निर्धारित किया जाता है 15,000, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है, कंफर्म जॉब नहीं है। वर्तमान में वो 25,000 हो गया। तो मेरा एक सवाल आप लोगों से है, क्या ये सही है? 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आज की तारीख में हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन जो है 30 से 40,000 रुपए निर्धारित होता है। वही हमारा एक फर्स्ट एम्प्लॉय जो नया आया है, उसको आप 15,000 या 25,000 में फिक्स करते हैं, तो क्या उसके साथ उसका मेंटल हैरेसमेंट नहीं है? ये छोटा सा एक उदाहरण है गेस्ट टीचर का। इसी को लेकर हम अन्य तमाम हर सेक्टर्स में अगर हम निजीकरण की बात करते हैं तो एक तरफ हमने सैलरी को बहुत कम कर दिया है, लेकिन जो हमारी महंगाई है वो 7वें वेतनमान के हिसाब से निर्धारित होती है। आज सारी चीजें बहुत महंगी हो गई है। पेट्रोल हम 100 रुपए से ऊपर पहुंच गए, सरसों का तेल हम 200 रुपए से ऊपर पहुंच गए। अब वही निजीकरण में एक बंदा, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को जैसे तैसे पाल पोस के पढ़ा लिखा के उसको नौकरी के लायक बनाता है। अब समस्या यह आती है, अब मैं एजुकेशन पे आ जाता हूँ। इसी महंगाई पे एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? इंग्लिश मीडियम का प्रभाव है। एक रिक्शा चलाने वाला भी ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं, और नैनीताल में तो इतना जबरदस्त ट्रेंड है पब्लिक स्कूल्स का कि वहाँ एडमिशन को मारे फिरते हैं, एडमिशन नहीं होते हैं अच्छे स्कूल्स में। और एक साल की अगर फीस को आप अगर देखें तो कम से कम एक पब्लिक स्कूल की, अगर मैं कहूँगा 8 से 10वीं क्लास तक का भी बच्चा है तो कम से कम 2 लाख 1 लाख रुपया आराम से फीस और उसके ऊपर खर्चा वहन हो जाता है। अगर यही चीज अब प्राइवेट सेक्टर में जो पेरेंट्स है, जो हमारा 20,000 रुपए, 25,000 रुपए या 30,000 रुपए पर मंथ कमाता है, तो साल का कितना कमाया? अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में या उस माहौल में आप क्या अपने बच्चों को सर्वाइव करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। तो वर्तमान सरकारों को ये सोचना है, और ये कहीं ना कहीं इंगित करना मैं अपनी बड़ी बहन के बीच, क्योंकि आप विधानसभा में बैठती हैं, वहीं हमारे सांसद बैठते हैं संसद में। तो ये नीतियां ऐसी क्यों? हम लोगों ने जो आपको प्रतिनिधित्व दिया है या संविधान के से जो प्रतिनिधित्व मिलता है हमारे सांसदों और विधायकों को, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस तरह की नीतियां बनाएं जिससे कि हमारा गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बच्चा सब सर्वाइव एक साथ कर सके। और भारतीय अगर एजुकेशन की स्थिति का मैं आपको बताऊं, ये भारत ऐसा देश है जिसमें 3 तरह की एजुकेशन होती है। स्टेट बोर्ड, जिसमें उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड इनको गिनते हैं, दूसरा सीबीएसई बोर्ड और तीसरा आईसीएसई बोर्ड। अब ये 3 एजुकेशन के हिसाब से जो है बच्चों का फिर
विकास होता है। आज हम आईसीएसई की बात करें तो अच्छी खासी फीस हम वहन करते हैं, सीबीएसई में हम बहुत अच्छी फीस वहन करते हैं। अब ये प्राइवेटाइजेशन आएगा, अब मैं इसका अब थोड़ा सा ऊपर लेवल पे बात करूं, अगर मैं एमबीबीएस या जेईई आईआईटी की बात मैं करूं तो एमबीबीएस की फीस 1 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे एक अध्यापक या एक इंजीनियर जो 25 से 30 या 40 हजार रुपए पर मंथ कमाता है, क्या वो इतना पैसा जुटा सकता है कि 1.5 करोड़ रुपया वो एमबीबीएस के लिए लगा देगा? कहां से व्यवस्था करेगा? अब सरकार कहती है कि जी हमने एजुकेशन लोन की व्यवस्था की है। मेरे ख्याल में कुछ पेरेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जो एजुकेशन लोन के लिए कभी बैंक में गए होंगे। बैंक हमारी हैसियत आंकता है, लोन लिया होगा आप लोगों ने, बैंक हमारी हैसियत आंकता है कि मेरी हैसियत क्या है, हमारे पास कितना कितना स्थायी संपत्ति है, कितने हमारे पास एफडीआर हैं, कितने हमारे एलआईसीज हैं। तो अगर हम उस स्थिति में नहीं है, बैंक ये पूरा फाइनेंशियली जो इंक्वायरी कर लेता है कि हम उस पैसे को अदा कर पाएंगे या नहीं, तभी बैंक हमको लोन करता है। हम उस गलतफहमी में ना रहें कि हम 1.5 लाख रुपए का लोन लेके अपने बच्चे को डॉक्टर बना लेंगे। तो ये दोहरी नीति ना हो। मेरा मतलब ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ये कहीं ना कहीं ये तमाम क्वेश्चंस मेरे जहन में घूमते हैं कि आखिर क्या होगा इस देश का। तो ये बहुत बड़ी, इससे क्या जो दुष्प्रभाव होना है, बहुत बड़ी खाई हमारे बीच हो जानी है। गवर्नमेंट कॉलेज की तरह अगर अब हम आते हैं, हमने शिक्षा का अधिकार लगाया, उसके पीछे जो सरकार का लॉजिक रहा होगा, सब शिक्षा की तरफ रहा होगा कि हर आदमी शिक्षित हो जाए। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हमने उसका दुष्प्रभाव इतना देख लिया कि आज की तारीख में गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा पढ़ता ही, अगर उसके पेरेंट्स को बुलाते तो उसके पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है। वही पेरेंट्स अगर उसका एक बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है तो एक डायरी में नोट लिख के आता है और वो जाके दूसरे दिन पेरेंट्स वहां जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। वहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात आती है तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में उसके पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, अगर बच्चे का किसी कारणवश अगर नाम काट देते हैं तो वो 2 लोगों को लेके आ जाता है हमारे शिक्षा अधिकारी के पास, जाके फिर आरटी की बात करता है कि शिक्षा का अधिकार के तहत हमारे बच्चे का नाम नहीं काटा जा सकता है। तो आखिर वो अंकुश, वो अवेयरनेस हम बच्चे के अंदर कैसे पैदा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि किसी अध्यापक के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होगी या कोई रसायन विज्ञान से या फिजिक्स से कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट वो कर लेगा, एक दवाई बनाएगा और बच्चे को पिला देगा और बच्चा जो सुपीरियर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हमारे बीच है। देखिए, ये समस्याएं मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, ये मेरे बच्चों के साथ, जो आपके साथ है वो मेरे बच्चों के साथ। हो सकता है कि मैं टीचर हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं उतना अच्छा भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ये तमाम तरह की दिक्कतें हमें सामना करना है। और हर आदमी का, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारी देश के विकास में हमारा अपना व्यक्तिगत क्या सहयोग रह सकता है। तो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मैं अपनी ये बात आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, और खासकर उन स्टूडेंट्स को मैं इसको इंगित कर रहा हूँ कि अगर मजे में रहे, मैं हमेशा क्लास में भी ये बात बोलता हूँ कि अगर बेटा अभी मेहनत कर ली ना तो आगे एंजॉय करोगे, एंजॉय मतलब आनंद लोगे, और अगर अभी मेहनत नहीं करी तो बेटा जिंदगी में फिर पूरी जिंदगी जो आपने बहुत मेहनत करनी है, तब ये डिसाइड आपने करना है कि आप किस लेवल पे पढ़ाई करनी है। तो इस तरह की समस्याएं जो है, ये हमारी संसद भवन या विधानसभा से ही इसका निराकरण होना है। तो मेरा हमारे विधायक से भी अनुरोध है कि मेरी बात पे विचार किया जाए और इस बात को आगे भी बढ़ाया जाए कि किस तरह से हम ऐसी नीति निर्धारण करें जिससे हमारी इस तरह की समस्याओं का समाधान हो।